माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी। प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है, क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे
और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहां तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं केवल एक पुरानी घटना याद करता हूं। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी और तैयारी के साथ कलाकार मुंबई से बुलाए गए थे। हो सकता है वो सहमति दिल्ली से ना रही हो, केवल लखनऊ की सहमति से हो रहा हो कार्यक्रम। और जब कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया, हनुमान जी और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। अध्यक्ष महोदय, ये देश मिली जुली संस्कृति से चला है। कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है। अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा रही है, न केवल मैं जाता हूं बल्कि कोई दल का नेता ऐसा नहीं न जाता हो उस कार्यक्रम में शामिल होने। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी धर्मों के नेता आते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी। अगर किसी कारण पाबंदी लगी हुई थी तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जानकारी हुई है, किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगी है कि आप नहीं जा सकते वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने। क्या यही भारत है, यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष जी, जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है
तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, तुमको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी, जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो
या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी। आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है, और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप, और हमें यहां छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए, और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिए कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। और मैं अध्यक्ष सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है
कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। करिए सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं।